गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 6 उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तक होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। हमने इसके पीछे वाले चैप्टर में 5 नंबर के चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका क्या होती है, कोशिकाएं क्या होती हैं। कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बना देती हैं, उत्तक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक बन जाता है, और बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अंग बन जाता है, अंग बन जाता है। और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो बन जाता है अंगतंत्र, अंगतंत्र। और बहुत सारे अंगतंत्र मिलते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से कोशिका और उत्तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जो संरचना की दृष्टि से एक ही जैसे हों, जिनका आकार, उनका कार्य एक जैसा हो, वो आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इस पाठ के अंदर जो चीज़ दिया है उसको हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें दिया है कि हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। हम लोग जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सारे के सारे किसकी मिलके बनी होती हैं, कोशिकाओं की बनी होती हैं। कोशिका उनकी क्या है, मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। अब जो एक कोशिक सजीव हैं, एक कोशिक सजीव कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। एक कोशिक सजीव जैसे अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशी सजीव है। तो जैसे अमीबा एक कोशी है तो एक कोशी, उसके पास एक ही कोश है तो उसकी मजबूरी है, उसकी क्या है, उसकी तो मजबूरी है कि सारा काम एक ही चीज़ से करना पड़ेगा, एक ही कोशिका से करना पड़ेगा। तो इसलिए एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। मौलिक कार्य क्या होता है, उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। एक ही कोशिका है, सारे मौलिक कार्य एक ही कोशिका, तो एक ही कोशिका से होंगे। भोजन लेने की क्रिया, श्वसन लेने की क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में मतलब हम लोग समझ लो, उदाहरण के तौर पे मानव, पेड़ पौधे में लाखों कोशिकाएं होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों का संपन्न करने में सक्षम होती हैं। कोशिकाएं तो लाखों होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाओं को कोई भी काम दे दो तो वो कर डालेंगी। उनका कार्य बटा होता है, जैसे सरकारी ऑफिस में आप जाओगे तो क्या होगा, जिसका काम पैसे अकाउंट चेक, सरकारी बैंक में जाओगे, जिसका काम चेकबुक देना है वो चेकबुक देगा, जिसका काम है प्रिंट आउट निकालना वो प्रिंट आउट देगा, जिसका काम है पैसा देना, कैश देना, जमा करना वो जमा करेगा। इस तरह सबके काम बटे हुए हैं, कोई एक दूसरे का काम को कर नहीं सकता है। उनको इस तरह से उनकी संरचना ही होती है। तो इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। अब ये खासियत क्या है कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा, जैसे हमको कोई सुगंध आई तो नाक के अंदर जितनी भी सुगंध वाली कोशिकाएं आए हैं वो विशेष कोशिकाएं, उनका कार्य विशेष है, सुगंध का ही काम होगा। समझ में आ रहा है। और किसी प्रकार का काम वो नहीं कर सकती, नहीं देख सकती, क्योंकि उनकी विशेषता सुगंध को दिमाग तक पहुंचाने के लिए ही है। ठीक है, इसके आगे है कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता
पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। अब इन कोशिकाओं का ग्रुप बना दिया है, समूह बना दिया गया है, और ये समूह में क्या है, उनको जो एक काम दिया गया है वही काम करना है, उसके अलावा ये और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। तो जब हम कोई भी एक ही काम रोज़ करते रहेंगे, रोज़ करते रहेंगे, रोज़ करते रहेंगे, तो हमारी उसके अंदर क्या हो जाएगा, अति दक्षता आ जाएगी। हम बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं, दक्षता हमारे अंदर आ जाएगी। उसी तरह इन कोशिकाओं के अंदर भी एक ही प्रकार का काम करते करते दक्षता आ जाती है। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा पाँव है, हमारे कान हैं, इसमें पेशी कोशिका होती हैं। ये क्या होती हैं, हाथ को हम फैला सकते हैं, पंजे को फैला सकते हैं, खोल सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, तो इसमें पेशी कोशिका होती हैं, जिससे गति होती। दौड़ना है अगर हमको तो पेशी कोशिका पाँव में होती है। और उसके बाद तंत्रिका कोशिका का क्या काम है, ये भी देखो अलग है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेशों की वाहक होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमने कोई नुकीली चीज़ पे अपनी उंगली रख दी और वो चीज़ हमारे उंगली में चुभ गई, तो कौन काम करेगा, तंत्रिका कोशिकाएं काम करेंगी, और वो संदेश का वहन करेंगी मस्तिष्क या मेरुरज्जु, कि भाई अब हाथ हटा लो नहीं तो आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी। समझ में आया? इसलिए इनका काम, तंत्रिका कोशिकाओं का काम अलग है। तो तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं, जैसे रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। अब हमने मनुष्य के बारे में, जीव के बारे में पढ़ लिया। पौधे में क्या होता है, पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसी तरह पौधे में भी होता है, पादप में भी होता है, पौधे में भी कोशिकाएं होती हैं। उनका भी अलग अलग कोशिकाओं का जो समूह है उनका काम बांटा गया है। वो सारी कोशिकाएं का जो समूह मिल जाता है तो बन जाता है उत्तक। उत्तक ही तो पढ़ रहे हैं। तो पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं का काम क्या है, भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, पूरे पेड़ के अंदर घुमाना होता है, पहुंचाना होता है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिक जीवों में क्या होगा, श्रम का विभाजन होगा, काम का विभाजन होगा। अब जैसे अमीबा था, उसके पास एक ही कोशिका है, तो सारा वहाँ पे श्रम का विभाजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, एक ही कोशिका है, सारा काम उसी को करना पड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में एक ही आदमी है तो सारा काम उसको करना पड़ेगा, लेकिन आपके घर में अगर 4-5 लोग हैं तो सबका काम बढ़ जाएगा, श्रम का विभाजन हो जाएगा। तो शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, एक ही तरह के कार्य कर सकती हैं, स्पेशल काम दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। वो क्या होती हैं, हमेशा एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। शरीर में निश्चित स्थान पर निश्चित कोशिकाओं के समूह द्वारा काम किए जाते हैं, जिनका जो काम है उसको काम करना है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। जो एक ही प्रकार की कोशिका हों और एक ही प्रकार का काम करते हों, जिसकी संरचना भी एक जैसी हो और उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी हुई हो, उनका कार्य भी एक जैसा हो, तो उनके जो समूह होता है कोशिकाओं का, उसे उत्तक कहते हैं। अब ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये उत्तक क्या होते हैं, अच्छी तरह काम कर सकें, इसलिए वो एक विशिष्ट क्रम में उनको रखा गया होता है। जैसे हमारी स्कूल है, सबसे पहले कौन आता है, एमडी आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, डायरेक्टर के बाद नीचे कौन आएगा, प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल के नीचे कौन आएगा, सुपरवाइज़र आएगा, सुपरवाइज़र के नीचे कौन आएंगे, टीचर्स आएंगे, टीचर्स के नीचे कौन आएगा, क्लर्क आएगा, क्लर्क के नीचे कौन आएगा, प्यून आएगा, प्यून के नीचे कौन आएगा, मासी आएंगी जो झाड़ू पोछा करती। इस तरह से विशिष्ट क्रम के साथ काम करते हैं। जैसे हमारा स्कूल भी विशिष्ट क्रम के साथ चलता है, इसी तरह विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या दिया है, रक्त, हमारा खून, ब्लड, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण हैं, रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक।
ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, परिभाषा दे दी है। देखो, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, जो मैंने आपको बताया, आकार में, आकृति में, संरचना में और कार्य में, तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, तो ऐसे समूह में एक उत्तक का निर्माण होता है। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, यहाँ से बन जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? आप ही सोचो कि हमारे अंदर और पौधों के अंदर एक ही प्रकार के उत्तक होते हैं? नहीं होंगे ना। हमारे शरीर की संरचना अलग है, हमारे कार्य अलग अलग है, हमारी कार्य प्रणाली अलग अलग है, हमारी पाचन क्रिया अलग है, उत्सर्जन क्रिया अलग है पेड़ों से, तो उनके उत्तक भी अलग अलग होंगे, कोशिकाएं भी अलग अलग होंगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या अलग है। आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतु की संरचनाएं समान होती हैं? नहीं होती हैं। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? नहीं करते हैं। अब दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, जैसे मैंने बताया, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, पौधे स्थिर होते हैं, पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, वो हलन चलन नहीं करते हैं, तो उनमें पेशियाँ वाले उत्तक नहीं होते, वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। देखो, पेड़ को ज़मीन के साथ सहारा चाहिए, ओके। उसका जो तना है, उसको तना जो है वो सहारा देता है, जड़ें वो सहारा देती हैं, डालियाँ, जो पेड़ ऊपर गया उसको सहारा देने का काम है। तो उसके जो अधिकांश उत्तक हैं वो सहारा देने वाले होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं? सहारा देने वाले होते हैं, तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी संरचना के लिए उनको शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। उसमें ज़्यादा करके उत्तक, पेड़ पौधे में उत्तक कैसे होते हैं? मृत होते हैं। तो आपने देखा होगा, पेड़ की छाल है, अगर आपकी पेड़ की छाल को निकालो, जो सूखी सूखी कड़ी होती है, वो मृत होती है, वो मृत होती है। अंदर निकालोगे, अंदर छीलोगे तो वो जीवित होगी, बट बाहर की जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो मृत होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब जो ये मृत उत्तक हैं, जैसे ये आपका पेड़ हो गया, अगर ये पेड़ हो गया तो पेड़ के ऊपर ये जो तना होता है, यहाँ पे छाल हो जाती है। लेकिन ये बनते कहाँ से हैं? जो जीव उत्तक होता है उसी के अंदर से ही बनते हैं। लेकिन जब जीव उत्तक वृद्धि करना बंद कर देता है, तब वो क्या करते हैं? मृत हो जाते हैं। लेकिन उनका काम तो दोनों एक ही जैसा है, वो भी तो मजबूती देते हैं। वो क्या करते हैं? देखो, मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, पेड़ को खड़ा रखते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या होगा? जब पेड़ के ऊपर एक परत लग जाएगी, मोटी सी परत लग जाएगी, तो उनको अनुरक्षण की कम तकलीफ होगी, आराम से उनका रक्षण हो जाएगा। अब जंतु में क्या होता है? दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। जंतु क्या करते हैं? विचरण करना पड़ता है, हलन चलन करते हैं। क्यों? जंतु भोजन के लिए, अपने साथी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हैं, और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। अब सिंपल सी बात है, पौधे एक ही जगह खड़े हैं, हलन चलन हो ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च ही नहीं होगी, उनको कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, खाली खड़े हैं बस। लेकिन हम लोग अगर हलन चलन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा हमें अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तक कैसे होते हैं बेटा? जीवित होते हैं, जीवित उत्तक होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जैसे छाल होती है पेड़ों में, ऐसे हमारे अंदर नहीं होती। जंतु और पौधे के बीच में, देखो, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। जंतु और पौधे के बीच में उनकी वृद्धि में क्या होगा? देखो, हम लोगों की जो वृद्धि है ना बेटा, एक सीमित समय के लिए ही होती है। हमारे शरीर की वृद्धि सीमित समय के लिए होती है, 18 साल 20 साल जो भी हो, तभी हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पौधों में, पेड़ में जीवन पर्यंत चलती रहती है वृद्धि।
पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी वृद्धि करते रहते हैं। विभाजित होते रहते हैं मतलब वृद्धि करते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं, कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। पेड़ पौधे कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहेंगे, बाकी उसका विभाजन होता रहेगा और उनकी वृद्धि होती रहेगी। तो ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर, जो ऊतक हैं उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर उनके प्रकार में, उन्हें अलग अलग प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। उनका अलग अलग प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। देख लेते हैं। ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि, वृद्धि को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? विभजोतक। वृद्धि अथवा विभजोतक तथा स्थायी ऊतक, तथा स्थायी ऊतक। दो प्रकार के ऊतक हो गए। विभजोतक, देखो विभ से ही लग रहा है कि वृद्धि, वृद्धि जो ऐसे ऊतक जहाँ पे हमेशा वृद्धि होती रहती है, जो बढ़ते रहते हैं, विभाजन होता रहता है। और स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक पता चल गया। अब जो स्थायी है वो तो विभाजन नहीं करेगा, वो वृद्धि नहीं करेगा। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। जंतुओं में जो कोशिका की वृद्धि होती है एक जैसी ही होती है, एक ही जैसी होती है। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, हमारे कान हैं, हम छोटे हैं तो हमारे कान कैसे छोटे छोटे रहते हैं। अब बड़े हो रहे हैं तो हमारा कान कैसा होगा? बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि एक कान बड़ा हो गया और एक कान छोटा रह गया, या एक में वृद्धि तेज हो रही है, एक में वृद्धि धीमे हो रही है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा पेड़ पौधे में होता है। एक डाल छोटी रह गई, एक डाल बड़ी हो गई, एक फल छोटा है, एक फल बड़ा है, ऐसा हो गया। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। जैसे मैंने आपको समझाया कि जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। मतलब इनका हाथ अगर बड़ा हो रहा है तो एक दोनों हाथ साथ में ही बड़े होंगे, दोनों हाथ एक जैसे ही लगेंगे। कान बड़ा हो रहा है तो एक जैसा लगेगा, पाँव के पंजे बड़े हो रहे हैं तो एक जैसा लगेगा। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। अंगों अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन, जैसे हमारे अंग और अंग तंत्रों का जो संरचनात्मक संरचना, जो उनका संगठन, उनका ग्रुप, उनका समूह, जो पौधे होते हैं, जटिल पौधे होते हैं, उनकी अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। कैसा होता है? विशिष्ट होता है हमारे अंदर और सीमित होता है। विशिष्ट होता है और सीमित। विशिष्ट क्या बोला है? विशिष्ट का मतलब मैंने बताया आपको कि दोनों हाथ के पंजे अगर बड़े हो रहे हैं तो दोनों एक जैसे ही होंगे, जबकि दोनों पंजे अलग अलग जगह हैं, बट दोनों का विकास वृद्धि एक जैसी होगी। ऐसा नहीं कि एक पंजा बड़ा हो गया और पंजा छोटा रह गया। ठीक है, तो आगे है, यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाते हैं। इनका वही बताया मैंने आपको कि मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाते हैं। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में, जैसे पाचन क्रिया है, भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। कि पौधे और जंतुओं में हलन चलन के, पौधों में हलन चलन होता नहीं है तो उनमें उस तरह की पेशियां ही नहीं होती, उस तरह के ऊतक ही नहीं होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में, लेकिन हमारे में, जीव में, जंतुओं में उस हलन चलन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे अंदर क्या होगा? अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। हमारे जो शरीर के अंग तंत्र हैं, हमारा जो हृदय है, जो फेफड़ा है, जो आते हैं, उनका विकास क्या होता है? वो विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। अब जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम जंतुओं के बारे में और पौधों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनके ऊतकों के बारे में। अब यहाँ पे देखो प्रश्न जनरेट होता है
क्या होता है उत्तक क्या है, वो परिभाषा ऊपर दी है। बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग होता है? बहुकोशिक में उत्तकों का क्या उपयोग होता है? सारे के सारे जितने भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो सब का क्रियाओं को करने के लिए, श्वसन हो गया, चलन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, पाचन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का उपयोग करते हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे पादप उत्तक। पादप का मतलब पौधों के बारे में, पौधों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पौधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक में भी प्रकार हैं, जैसे ये पहला दिया हुआ है विभजोतक। मैंने आपको बताया था विभजोतक यानी वृद्धि। देखो ये प्याज ले लो, लहसुन ले लो, इस तरह से हमने इसको पानी में डाल दिया है तो देख रहे हो आप, ये इसकी जो जड़ है उसकी वृद्धि होने लगी है, नीचे की तरफ उसकी वृद्धि हो रही है, तो इसको बोलते हैं विभजोतक उत्तक। अब विभजोतक उत्तक क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो प्याज के मूल में वृद्धि उत्तक, ये वृद्धि उत्तक हो गए, जार 1 जार 2, ठीक है। अब होती है जैसे ही यह बढ़ती परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। जैसे ही ये बढ़ती हैं, इनकी जड़ें बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। जैसे जैसे जड़ें नीचे निकलेंगी वैसे वैसे क्या होगा, उनके जो उत्तक होंगे वो विभाजित हो जाएंगे, उनका काम बढ़ जाएगा। अब जैसे कि इसमें देख लेते हैं, देखो आकृति में दिया हुआ है, आकृति में क्या दिया हुआ है कि किसी पौधे में विभजोतक उत्तक की स्थिति, कोई एक पौधा ले लिया है हमने, उसमें विभजोतक उत्तक दिया हुआ है, उसकी स्थिति बतानी है हमको, ठीक है। तो देखो जो शीर्ष पे है, जो शीर्ष की वृद्धि करता है उसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक। जो नीचे तने की जड़ों की वृद्धि करता है उसको बोलते हैं पार्श्व विभजोतक, पार्श्व विभजोतक कहते हैं। और जो ये बीच में जो हरा हरा दिख रहा है आपको, जहाँ से नई डालियाँ निकलती हैं अथवा नए पत्ते निकलते हैं, उसको बोलते हैं अंतवृष्ट विभजोतक, उसे बोलते हैं अंतवृष्ट विभजोतक। ऊपर शीर्षस्थ विभजोतक, पेड़ बड़ा होता है वाले उत्तक जवाबदार हैं, विभजोतक शीर्षस्थ विभजोतक उसको बड़ा करते हैं, वृद्धि होती रहती है। अंतवृष्ट विभजोतक, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, जो जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ पे जोड़ होता है, वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, डालियाँ निकलती हैं, उसको बोलते हैं अंतवृष्ट विभजोतक। उसके बाद पार्श्व विभजोतक। इस तरह पौधे के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि किसी पौधे में विभजोतक की स्थिति, तो प्ररोह के शीर्षस्थ विभजोतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं। अब शीर्षस्थ विभजोतक का मतलब वृद्धि करने वाले जो होते हैं, ये शीर्षस्थ विभजोतक कहाँ होते हैं? एक तो जड़ों में होते हैं, तनों में होते हैं और वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। वृद्धि वाले भाग का मतलब होता है ऊपर वाला भाग वृद्धि करता है, विद्यमान रहता है, तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं? जड़ों में करते हैं, तनों में करते हैं और ऊपर वाले भाग में विद्यमान रहते हैं, तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभजोतक कैबियम कहते हैं। कैबियम जो नीचे वाला है पार्श्व विभजोतक, उसको बोलते हैं कैबियम के कारण होती है। तो तने या मूल की वृद्धि, ये रहा, अगर तने और मूल की वृद्धि हो रही है तो किसके कारण हो रही है? कैबियम के कारण हो रही है, पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो था, हमने बीच वाला जो है उसको पढ़ा था, वो है अंतवृष्ट विभजोतक। अंतवृष्ट विभजोतक क्या होते हैं? पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, कि जहाँ से टहनियाँ निकलती हैं अथवा जहाँ से पत्ते निकलते हैं पेड़ के अंदर, वहाँ पे अंतवृष्ट विभजोतक उपस्थित होता है, ठीक है। इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील
होती हैं, बहुत ही क्रियाशील होती हैं, क्योंकि वृद्धि करती हैं फटाफट। आपने घर पे कोई छोटा सा पेड़ लगाया होगा तो आप देखोगे कि फटाफट फटाफट वृद्धि भी कर रहा है और उसके जड़ भी नीचे बड़ी हो रही है, तना भी बड़ा हो रहा है और उसमें से पत्तियां और डालियां भी निकल रही हैं। तो उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके पास अच्छी चीज़ें तो होनी चाहिए, तो बिना अच्छी चीज़ें का काम नहीं होगा। तो उनके पास क्या होता है, बहुत अधिक कोशिका द्रव होता है, जो हमने कोशिका वाले पाठ में पढ़ा था। पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है। उनके पास रसधानी नहीं होती। उनके पास क्या होता है, रसधानी नहीं होती, उनको ज़रूरत ही नहीं रसधानी की। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? ठीक है, आगे समझ लेंगे। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आता है विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतवृष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक उत्तक। अब उनमें वृद्धि होती रहती है, लेकिन ये स्थायी उत्तक, ये बेचारे कैसे हैं, ये स्थायी उत्तक हैं, इसमें वृद्धि नहीं होती। अब देख लेते हैं क्या होता है इसमें जो है स्थायी उत्तक में क्या होता है, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, जो विभज्योतक द्वारा कोशिकाएं बनती जा रही, तना मोटा होता जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो पतला सा स्तर बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा मोटा सा, वो उसको छाल बोलते हैं। वो क्या बन जाएगा, स्थायी उत्तक बन जाएगा। बनेगा किस में से, विभज्योतक उत्तक में से। यानी विभज्योतक उत्तक जब वृद्धि करना बंद कर देते हैं तब उसमें से क्या बन जाता है, स्थायी उत्तक बन जाता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं, पेड़ को संभालती हैं जानवरों से, कीटाणुओं से, ठंडी गर्मी से, तने को मजबूती देती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। अगर विभाजित होंगी तो विभज्योतक उत्तक में आ जाएंगी, विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, इसलिए तो इनको स्थिर हो जाती हैं, आगे कोई मतलब भी नहीं, स्थिर एकदम, जिसके फलस्वरूप ये स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। स्थिर हो जाएंगे तो स्थायी उत्तक का निर्माण करेंगे, हिलेंगी डुलेंगी नहीं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। क्या, इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, विभेदीकरण। ये प्रश्न बन सकता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं, विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। जो विभज्योतक उत्तक है, कोशिकाएं हैं, वो विभाजित होती हैं और विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। अब इसने क्या किया है, एक पौधे के तने को लीजिए तथा आप अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। पतले सेक्शन काटना होता है और माइक्रोस्कोप से इसको देखना होता है लैब के अंदर, इस तरह से होता है। देखो, आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तने का सेक्शन है। अब इसको मैं समझा दूं आपको ध्यान से। ये जो है, ये हमने ऊपर से देखा है, इसको कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, जैसे आप छत से नीचे देख रहे हैं वैसे। और ये क्या है, हम बगल से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, बगल से देख रहे हैं, तो इस तरह का दिखा है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये बगल से देखते हैं तो ऐसा दिखता है और ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। दोनों में सारी चीज़ें एक ही हैं। देख लेते हैं, तने का सेक्शन काट, ये तना है, ये क्या है बेटा, तना है। अब तने के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो तने के अंदर पहला है ट्राइकॉम। ट्राइकॉम, जो ये ऊपर उभरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं ट्राइकॉम। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में कैनाल जैसा बना है इसको बोलते हैं म्यूसिलेगिनस कैनाल। म्यूसिलेगिनस कैनाल, थोड़े से नाम अटपटे होंगे बट हमको इसको याद कर लेना पड़ेगा, म्यूसिलेगिनस कैनाल। उसके बाद है क्यूटिकल। क्यूटिकल, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको क्यूटिकल कहते हैं। ये सब चीज़ें हम कोशिकाओं में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में क्या समानता है वो देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया, ये जो बाहर के स्तर है, सबसे पहला लेयर है इधर और इधर, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, पहले को एपिडर्मिस। उसके बाद जो दूसरे नंबर का लेयर है, दूसरे नंबर की परत है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये जो दूसरे नंबर की उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। उसके बाद जो तीसरे नंबर का है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स, जो तीसरे नंबर का है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो खाली क्या होगी, बाहर की लेयर होगी, बाहर की परत होगी। तो बाहर की परत 3 प्रकार की हैं इसमें, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो तीसरी लेयर के अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, ये वाला भाग एंडोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्राउन कलर है, भूरा कलर है, उसको बोलते हैं पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, ये रहा भूरा कलर का भाग, पेरीसाइकिल। उसके बाद भूरे कलर के बाद ये जो हरा कलर है इसको बोलते हैं फ्लोएम, फ्लोएम, ये रहा देखो हरा कलर, हरा कलर है, हरा रंग है, फ्लोएम। उसके बाद आ गया कैम्बियम, कैम्बियम हमने भी पढ़ा था, ये कैम्बियम आ गया जो हरा है। उसके बाद जो भाग आ रहा है पतला सा उसको बोलते हैं कैम्बियम, देखो इसमें बड़ी अच्छी तरह दिया है कैम्बियम। कैम्बियम के बाद आता है मेटाजाइलम, अब इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अंदर है। मेटाजाइलम, देखो ये जो पतली पतली पाइपें दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं मेटाजाइलम। उसके बाद प्रोटोजाइलम, अभी इनके जो नीचे का भाग है, ऊपर का भाग जो मेटाजाइलम और जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका जो अंदर का ये भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं मज्जा किरण, मज्जा किरण। और ये जो अंदर हो गया इसको बोलेंगे जाइलम, इसको क्या बोलेंगे, जाइलम। उसके बाद इसके अंदर ये देखो, ये जो इसके नीचे वाला भाग है ये इसको बोलेंगे संवहन बंडल। बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे, इसलिए उसको बंडल नाम दे दिया है। इसको हम जितना हमारे कोर्स में है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, संवहन बंडल, संवहन बंडल। इसके बाद जो है ये जो अंदर का भाग है, ये अंदर का भाग है, और ये जो अंदर का भाग है बड़े बड़े उत्तक दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं पिथ, पिथ बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारे नाम और इनकी जगह कहाँ पे है, ये आकृति आपको बनानी है और सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए, समझ में। अब हम यहाँ तक पढ़ते हैं, अब आगे वाला हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में हम